हेलो बच्चों, आज हम एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं आपके रिगार्डिंग आपकी काउंसलिंग के लिए कि आपको नीट की काउंसलिंग कैसे करनी है। बच्चों देखो, आपका लंबा इंतजार खत्म हो चुका, एग्जाम हुए हुए टाइम हो चुका। अभी कुछ दिनों पहले एमसीसी ने अपने वेबसाइट के ऊपर एक पीडीएफ डाला था कि काउंसलिंग कैसे शेड्यूल होगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो रही है। तो कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखो आपने बेटा जो एनटीए पर रजिस्ट्रेशन किया था नीट की काउंसलिंग के लिए, वो उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एनटीए काम खत्म, उसने एग्जाम नहीं, उसका काम खत्म। अब बेटा आपका काम शुरू होता है। आपको अपने आप को रजिस्टर करना है काउंसलिंग के लिए, एमबीबीएस की सीट उठाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई है, इसका नाम है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। एमसीसी के बनाया है, इसकी वेबसाइट है। इसी के वेबसाइट पे आपने पीडीएफ भी देखा था। ठीक है, आपको इसकी वेबसाइट पे रजिस्टर करना है। आपके दिमाग में आएगा कि सर एमसीसी कौन सी काउंसलिंग करवाती है। देखो एमसीसी के अंदर जो काउंसलिंग होती है वो एमबीबीएस की होती है, बीडीएस की होती है, बीएससी नर्सिंग ही करवाता है, और आपको ये करवाएगा बीवीएससी वेटरनरी काउंसलिंग करवाएगा। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की काउंसलिंग एमसीसी की वेबसाइट पर नहीं होती। इसके लिए एक सेपरेट वेबसाइट बनाई जाती है जिसे बोलते हैं आयुष। आयुष के नाम से सेपरेट वेबसाइट है जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो बीएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीवीएमएस के लिए। इनके लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। देखो आपके नीट के रैंक के हिसाब से, आपकी नीट के रैंक के हिसाब से आपको क्या मिलने वाले हैं, आपको कॉलेज मिलने वाले हैं, आपको सीट मिलने वाली है। ठीक है, ये नीट की रैंक आपके दोनों वेबसाइट पर होगी, एमसीसी पर भी और आयुष पर भी। ठीक है, देखो जो एमसीसी जिनका कंडक्ट कराते हैं बेटा, जिनकी काउंसलिंग, वो कौन कौन है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और बीवीएससी। आयुष की वेबसाइट पे, जो कि एक सेपरेट वेबसाइट है, आपको सेपरेटली इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसके लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए और बीएसएमएस के लिए। अभी इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं जिसका रजिस्ट्रेशन का, वो है बेटा एमसीसी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब इसके थ्रू आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और बीवीएससी यानी कि वेटरनरी पे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके बारे में अभी हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। देखो अब नीट में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए www.mcc.nic.in पर आपको करना पड़ेगा विजिट। इसमें आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और फोन नंबर, मोबाइल नंबर वही डालोगे जो नीट यूजी के टाइम पर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था। उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर को आप यहाँ पर डालोगे। ठीक, अब देखो, अब आपके दिमाग में आता है कि काउंसलिंग में सीटें कैसे होंगी। देखो इसमें कैसे सीटों का वितरण होता है, ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, समझाता हूं इस बारे में। देखो कुछ कॉलेजेस वो हैं जो इन काउंसलिंग के थ्रू, कुछ कॉलेज वो जो सिर्फ ऑल इंडिया के थ्रू अपनी सारी सीटों का बेटा आवंटन करते हैं, सारी सीटों को बांटते हैं बच्चों को। ठीक है, वो कौन कौन से कॉलेज हैं, वो कॉलेज है बेटा आपकी एम्स, एफएमसी, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है बेटा उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि एएमयू और बीएचयू। इनकी सारी सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही बच्चों को दी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ वो सीट्स हैं जो कि स्टेट्स की सीट होती हैं जिसमें सिर्फ 15% सीटें, हर स्टेट की 15% सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती हैं। बाकी बची हुई 85% सीटें कहाँ चली जाती हैं, स्टेट कोटा में। ठीक है, तो ये 85% सीट कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी स्टेट कोटा में, स्टेट कोटा में। ठीक है, और 100% और इन 15% में क्या होगा, इनका होगा आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग, इनकी होगी। तो अभी जिस काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इन सीटों की, 100% इन सारे कॉलेज की, और स्टेट में सिर्फ 15% सीट्स की हम बात कर रहे हैं। आप इन्हीं सीटों के लिए अभी अप्लाई करने वाले हो। तो देखो बेटा, अब देखो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन कौन सी सीटें आती हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटे के अंदर कौन कौन सीटें हैं। आपने पहले देख लिया कि एम्स की 100% सीटें आ रही हैं, एफएमसी की भी 100% सीट आ रही है, एएमयू, बीएचयू, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनकी 100% सीटें आपके काउंसलिंग में आने वाली है ऑल इंडिया के, जिसके लिए अभी आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। इसके अलावा 15% सीट ऑल इंडिया कोटे में आएगी हर स्टेट की, जितने भी स्टेट है इंडिया में। ठीक है, इसके अलावा 15% सीट आती है बेटा ईएसआईसी की। ये सीटें बेटा रिजर्व होती हैं जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए। ठीक है, करीब उनके 900 सीट्स हैं, रिजर्व हैं, 9 और 10 उनके कॉलेजेस हैं जिनमें उनकी सीट रिजर्व होती हैं। इसके अलावा 15% सीटों का काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू होगा जो कि डीयू और आईपीयू की, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की है। ठीक है,
इनके बारे में देख लो बेटा, इनके बारे में देख लो। 85% जो डीयू की सीटें हैं और आईपीयू की जो सीटें हैं उसमें से जो आपका वीएमसी जो कॉलेज है वेलोर वाला, ठीक है, और आरएमएल, ये बेटा इनकी 85% की काउंसलिंग भी एमसीसी करवाता है। बाकी बच्चों को बीएसए है, एमडीएमसी है, एसीएमसी है, इनकी काउंसलिंग आईपीयू सेपरेट करवाता है 85% के लिए। 50% तो आ ही रही है आपकी ऑल इंडिया कोटे के अंदर। देखो राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होती है जो कि कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद चॉइस लॉक होगा, फिर रिजल्ट आएगा, ठीक। तो अब देखो जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको चाहिए एक फीस, आपको एक फीस पेमेंट करना होगा, ठीक है। एक होगी रजिस्ट्रेशन फीस और एक होगी बेटा आपकी सिक्योरिटी मनी। रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1000 और सिक्योरिटी मनी है बेटा ऑल इंडिया के लिए 10000, ठीक है। बेटा टोटल आपको जो पेमेंट करना है फर्स्ट टाइम में वो करना है 11000 का। कैसे करना है दिखाता हूँ। देखो बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट कैसे करना है। देखो रजिस्ट्रेशन पेमेंट में 2 टाइप की फीस है, एक फीस है रजिस्ट्रेशन फीस और एक है सिक्योरिटी मनी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस जो कैसी है, नॉन रिफंडेबल, ये आपको वापस नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये फीस का अमाउंट 1000 है अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो गवर्नमेंट सीट के लिए। लेकिन अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए तो आपकी बेटा काउंसलिंग फीस हो जाती है कितनी, रजिस्ट्रेशन फीस हो जाती है आपकी 5000, ठीक है। और अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम अमाउंट पे करना है। तो ऐसे स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो दोनों के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं उनको मैक्सिमम अमाउंट 5000 पे करना है। वो 1000 अगर पे करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट के एलिजिबल हैं। लेकिन अगर वो 5000 रुपीज पे करते हैं तो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए और गवर्नमेंट के सीट के लिए दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन ये फीस आपको कैसी है, नॉन रिफंडेबल। अगर आप सीट उठाओ चाहे मत उठाओ ये पैसे आपको वापस नहीं होंगे। दूसरी है बेटा आपकी सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी आपकी रिफंडेबल। से सिक्योरिटी मनी जो रिफंडेबल है आपको सेम अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट सीट्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इसका अमाउंट है 10000 और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए इसका अमाउंट है आपका 2 लाख। आगे देखो आपने रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बच्चों स्टार्ट होने वाली है 22 जुलाई से। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 2 दिन का टाइम है, 20 और 21। 22 से स्टार्ट क्या हो जाएगा आपका चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आप कल ही अपना रजिस्ट्रेशन कर देना, नेक्स्ट डे के लिए वेट मत करना। लास्ट दिन वेबसाइट बेटा बहुत क्रैश हो जाती है, आप फालतू फंस जाओगे। इससे बेस्ट है कि आप सिर्फ कल ही करें, 21 आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। 22 से स्टार्ट होगा बेटा आपका चॉइस फिलिंग करना। चॉइस फिलिंग कैसे करना, देखो चॉइस फिलिंग के लिए आप मिनिमम 1 चॉइस फिलिंग कर सकते हो और मैक्सिमम जितनी वहां पर कॉलेजेस अवेलेबल है। और मैं कहूँगा बेटा मैक्सिमम तो है ना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें अदर्स कॉलेज के ऑप्शंस मिल जाते हैं, हमें जो हमारा मन जहाँ कॉलेज नहीं मिलता तो कोई और आपको कॉलेज आपके सामने होता है तो आपको सीट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जितने मैक्सिमम आप करें। उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे वो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो लॉक हो जाएगा। जो चॉइस फिलिंग है कंपलसरी है, अपने आप लॉक हो जाए, आप करना चाहो चाहे ना करना चाहो चॉइस फिलिंग लॉक। अब कुछ आप एडिट नहीं कर सकते। अब देखो अब आना है आपका रिजल्ट, ठीक है। आपने चॉइस फिल कर लिया, चॉइस फिल के लिए आपको डेट दिया गया 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26 पूरे 5 दिन दिए जा रहे हैं आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए। लास्ट दिन के इंतजार में बैठे रहना, उससे पहले अपने चॉइस फिलिंग करके लॉक कर देना है, ठीक है। उसके बाद 29 को आएगा आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इस टाइप का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपके 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। या तो सीट मिलेगी या सीट नहीं मिलेगी। जिनको सीट मिलेगी या तो एडमिशन ले ले, बात खत्म, सेकंड राउंड के एलिजिबल नहीं, खत्म, आगे कुछ बढ़ना नहीं चाहते वो, या एडमिशन लेने वो इनको सीट मिल गई और इन्होंने सीट को लॉक कर दिया है, रिजर्व कर दिया है और अपग्रेडेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते ना, हमको ये कॉलेज मिला है वो अच्छा नहीं है, वो चाहते हैं शायद उनको अपग्रेडेशन करेंगे अपना और नेक्स्ट राउंड में उनको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे बच्चे सीट को रिजर्व कर लेते हैं और नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राउंड 2 में वो जा सकते हैं, ठीक है। या ऐसा है कि आपको सीट मिल रही थी लेकिन आपको सीट को छोड़ दिया, एक तो ये तरीका है। या फिर आपको सीट ही नहीं मिली, आपको सीट नहीं मिली तो अब आप एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए। अब आप सेकंड राउंड काउंसलिंग को करोगे। देखो सेकंड राउंड काउंसलिंग कैसे होती है। अब आप कहोगे बेटा राउंड 2, राउंड 2 में क्या होने वाला है। राउंड 2 में बेटा आपको करना है अपना, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन किन बच्चों का होगा राउंड 2 के लिए, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए अपने आप को रजिस्टर ही नहीं किया था। ऐसे बच्चों के पास दोबारा मौका है कि वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करें। फुल पेमेंट करना होगा गवर्नमेंट सीट के लिए 11000। किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है,
उन बच्चों को जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रिजाइन दे दिया या बेटा वो रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे। ठीक है, फर्स्ट राउंड का रिपोर्टिंग का लास्ट डेट है बेटा 4 अगस्त। तो 4 अगस्त तक जो बच्चा अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना नहीं पहुंचा है, ऐसे बच्चे सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं और उनको नए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। या वो बच्चा जिसने फर्स्ट राउंड में अपने आप को रजिस्टर तो किया था लेकिन उसको कोई सीट नहीं मिली, ऐसा स्टूडेंट भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है और उसको कोई नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी आपकी चॉइस फिलिंग, फिर होगा चॉइस लॉक, इसके बाद आएगा आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट। देखो अब आया सेकंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट। ठीक है, सेकंड राउंड काउंसलिंग रिजल्ट आया। सेकंड राउंड काउंसलिंग रिजल्ट में देखो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था उनके पास दो ऑप्शन, या तो उनको नया सीट मिल गया, उनको नया सीट मिला और ऐसे बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया, तो अब बेटा उनकी कोई फर्दर काउंसलिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, अपग्रेडेशन में अप्लाई किया था और अपग्रेड भी हो गए वो लोग और नई सीट उन्होंने ले भी लिया, तो अब उनकी कोई फर्दर काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे वो होंगे जिन्होंने इस जो नई सीट मिली है वो उसमें छोड़ दिया, उनको पुरानी सीट अच्छी लगी, नई सीट को उन्होंने छोड़ दिया, नहीं ले रहे। ठीक है, एक ये बच्चे, एक वो बच्चे जिनको सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं, उनको कोई सीट मिली ही नहीं, तो ऐसे बच्चे की जो पुरानी सीट उन्होंने रिजर्व की थी अपनी वो सिक्योर है, उनको अब उसी सीट पे एडमिशन मिलेगा। लेकिन क्या होगा बेटा यहाँ पर कि इनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर दिया गया, अब इनको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलने वाली, अब ये रिफंडेबल नहीं रही। अब देखो अदर स्टूडेंट के बारे में, अदर स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, नया रजिस्ट्रेशन किया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था, उनका क्या होगा। देखो अदर जो स्टूडेंट्स है अगर उनको सीट मिल गई, ठीक है, या तो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी सीट, अगर सीट मिल गई एडमिशन भी ले लिया, उनकी अब फर्दर काउंसलिंग नहीं होने वाली, खत्म, उनके जितना काउंसलिंग का प्रोसेस था अब सब खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर अदर स्टूडेंट में से जिनको सीट मिल गई लेकिन उन्होंने फिर उसके बावजूद भी एडमिशन नहीं लिया, सोचे कि स्टेट काउंसलिंग करेंगे मोपा, तो ध्यान रखो बेटा ऐसे स्टूडेंट का बेटा जो उन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा की थी 10,000 जमा किया था गवर्नमेंट सीट के लिए, वो हो गए फॉरवर्ड, अब वो वापस नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल हो गई, वो खत्म हो गया उसका। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट ही नहीं मिली सेकंड राउंड के अंदर, अब वो मोपा राउंड के लिए एलिजिबल है या फिर वो अपने स्टेट काउंसलिंग या स्टेट कोटा में जो सीट आ रही है वो अब उसके लिए एलिजिबल है, अब उनको ऑल इंडिया से सीट नहीं मिल सकती। ठीक है, मोपा राउंड बचा है, मोपा से सीट मिल सकती है, सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली। अब स्टार्ट होता है थर्ड राउंड, जिसे बोलते हैं मोपा राउंड। थर्ड राउंड मतलब मोपा राउंड होता है स्टार्ट। मोपा राउंड के लिए दोबारा से स्टार्ट होगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। किनके लिए, उनके लिए जिन्होंने सेकंड राउंड में जिनको सीट मिली लेकिन उन्होंने सीट ली नहीं, उनकी बेटा जो फीस थी ना फॉरवर्ड हो गई। ठीक है, अब इनको दोबारा से फुल पेमेंट के साथ दोबारा से फीस जमा करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। या उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा फ्रेश जिन्होंने ना तो फर्स्ट राउंड काउंसिल को अटेंड किया और ना ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग को अटेंड किया, अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं किया था ना फर्स्ट राउंड के लिए ना सेकंड राउंड के लिए, ऐसे बच्चों को दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जिनको फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली, अपने आप को रजिस्टर्ड किया था लेकिन दोनों ही राउंड के अंदर इनको सीट नहीं मिली, उन बच्चों को अपने आप को फर्दर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इसके बाद क्या होगा, सीट मिल गई आपको। ठीक है, इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, उसको लॉक करना होगा। इसके बाद आएगा मोपअप राउंड का रिजल्ट। अब आया मोपअप राउंड का रिजल्ट। ठीक है, थर्ड राउंड यानी मोपअप राउंड का आया रिजल्ट। मोपअप राउंड का रिजल्ट आया, जिन बच्चों को सीट मिली अगर उन्होंने उसमें एडमिशन ले लिया तो अब उनकी कोई फर्दर काउंसलिंग नहीं होने वाली। ठीक है, जिन बच्चों को सीट मिली लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, ऐसे बच्चों की सिक्योरिटी मनी बेटा फॉरवर्ड हो जाएगी, अब उनको सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलने वाली। और ना ही ऐसे बच्चे बेटा जो नेक्स्ट राउंड जो फोर्थ राउंड होता है ना स्ट्रेट वैकेंसी राउंड, ना ये स्ट्रेट वैकेंसी राउंड के लिए अब एलिजिबल बच्चे, ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ अब अपनी स्टेट कोटा की काउंसलिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको इस राउंड में भी सीट नहीं मिली वो बच्चे एलिजिबल हैं स्ट्रेट वैकेंसी के लिए और स्टेट कोटा के लिए। यहां खत्म होता मोपअप राउंड, अब स्टार्ट होता आपका स्ट्रेट वैकेंसी राउंड। अब स्टार्ट होती है स्ट्रेट वैकेंसी राउंड। फिर समझते हैं कि स्ट्रेट वैकेंसी राउंड क्या होती है। क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि मोपअप राउंड में सीटें मिली और कुछ बच्चे वो जो अचानक से अपनी सीट छोड़ देते हैं, अचानक से सीट खाली हो गई, तो ऐसी सीट चली आती है बेटा स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में। ये तभी राउंड होगा जब सीट अवेलेबल रहेगी, कोई बच्चा सीट छोड़ दे तब इस राउंड में कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो स्ट्रेट वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इस बात को ध्यान में रख लो।
अब कौन कौन बच्चे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं, देखो कौन कौन बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो बच्चा एलिजिबल नहीं है जिसको फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में सीट को अलॉट हुआ और उसने सीट को ज्वाइन कर लिया, हु ज्वाइन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2। नाउ ये बच्चे एलिजिबल नहीं है किसके लिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। और कौन एलिजिबल नहीं है बेटा, जो जिनको मोपअप राउंड में सीट मिला और उन्होंने सीट को ले लिया, ठीक है, ये भी एलिजिबल नहीं है। और कौन नहीं एलिजिबल, जिनको मोपअप राउंड में सीट तो मिला लेकिन वो कॉलेज में रिपोर्ट करने नहीं गए, अब वो सोच रहे हैं कि वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है, नहीं एलिजिबल नहीं है लोग भी। और वो बच्चा जिसने किसी भी राउंड के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड ही नहीं किया, ना फर्स्ट राउंड के लिए, ना सेकंड राउंड के लिए, ना मोपअप राउंड के लिए, ऐसा स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, कोई गलती नहीं करनी है आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे, राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप राउंड में कोई गलती नहीं करनी है। पूरी बात को मैंने यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अब भी किसी बच्चे को कोई क्वेरी आता है तो देखो नीचे यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मेरे को एनी टाइम DM कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में बेटा मेरा पूरा एड्रेस दे रखा है, अब वहाँ पर भी आप मेरी email ID भी दे दूंगा अपनी में, मेरा फ़ोन नंबर भी है, आप मेरे को एनी टाइम कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अपनी काउंसलिंग से रिगार्डिंग। आपको काउंसलिंग में कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक मेरे को DM कर सकते हो। ऑल्दो मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ बेटा, है ना, मेरा अपने हॉस्पिटल के अंदर, मैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल GDC रायपुर के अंदर हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा बिजी रहता हूँ पेशेंट से। तो कुछ आवर के अंदर आप 2 बजे तक कोई मैसेज ना करें, उसके बाद आप एनी टाइम मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।